इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज। और इस वीडियो सीरीज में हम अंग्रेजी कैसे सीखें इसके बारे में बातें करते हैं। और दोस्तों, यह वीडियो उन सब लोगों के लिए फायदेमंद है, जरूरी है, जो लोग एक तो हिंदी माध्यम से अंग्रेजी आए हैं और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इस भाषा पर अपना अधिकार करना चाहते हैं, या वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो अंग्रेजी को अच्छी प्रकार सीख कर लिखना, बोलना, समझना चाहते हैं। तो ये उन सब लोगों के लिए वीडियो बेहद जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने हर एक क्लास की शुरुआत एक सुविचार, एक पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं। तो एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। एक बार की बात है, एक आदमी चला जा रहा था कहीं। वसंत का मौसम था, पेड़ों पर बहार आई हुई थी, नई नई पत्तियां, सुंदर सुंदर कोपल निकले हुए थे। उस आदमी ने पेड़ की उस प्राकृतिक छटा को देखा, सौंदर्य को देखा और पूछा कि हर बार तुम्हारे पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, यूं लगता है जैसे तुम बूढ़े हो गए, और फिर कुछ दिनों के बाद तुम्हारे नए पत्ते आ जाते हैं, तुम हरे भरे हो जाते हो, फिर जवान हो जाते हो, ऐसा कैसे होता है? पेड़ ने कहा, तुम हमेशा सुरक्षित वातावरण में रहते हो, घर में रहते हो, तुमने शीत, ओले, गर्मी, बारिश, इन सब का सामना नहीं किया है। मैं प्रकृति के साहचर्य में होता हूं, मैं सब चीजों को झेलता हूं। मैंने गर्मी भी झेली, मैंने भयंकर जाड़ा भी झेला, मैंने बारिश की बूंदों की मार भी सही, मैंने शीत, मैंने पाला भी सहा, मैंने आंधियों को अपने आप को झकझोरते हुए पाया। चूंकि मैं इन सब चीजों से जूझता हूं, इसलिए मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं फिर से हर बार जवान हो उठता हूं। दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी सीख है, और इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस मेरे पास है बोर्ड पे। इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय द रेनबो, बी प्रिपेयर्ड टू एंड्योर द स्टॉर्म। अगर आप इंद्रधनुष का मजा लेना चाहते हैं तो आपको तूफान की विनाशकारी जो शक्ति होती है उसको झेलने के लिए तैयार होना चाहिए। जब आप तूफान का सामना करने को तैयार होंगे, तभी आपके जीवन में इंद्रधनुष की छटा भी बिखरेगी, इंद्रधनुष का आप मजा ले पाएंगे। तो चलिए, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने पास्ट के बारे में बात करना सीखा था कि जब हम अतीत में कुछ हुआ उसकी चर्चा करते हैं तो कैसे करते हैं, सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं, और किन स्थितियों में, किन सिचुएशंस में हम पास्ट के उस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। आपको याद ही होगा, वो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट के साथ वर्ब के दूसरे रूप का यूज, V2 का यूज करना, अर्थात आई वेंट टू स्कूल, ही केम टू माई प्लेस। इस तरह से हमने सेंटेंसेस बनाए थे। हमने देखा था सिचुएशंस कौन कौन थे। आज भी हम पास्ट की ही चर्चा करेंगे, यानी पास्ट में होने वाली उन गतिविधियों की ही चर्चा करेंगे, लेकिन ये गतिविधियां जरा अलग हैं, जरा डिफरेंट हैं। देखते हैं कैसे। दोस्तों, आपने स्कूल में मैथ्स में नंबर लाइन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि नंबर लाइन के सबसे बीच में जीरो आता है, और जीरो के दाहिनी ओर +1, +2, +3 धनात्मक अंक आते हैं, और इसके बाईं ओर जो नेगेटिव जो है अंक वो आते हैं, -1, -2, -3। तो आज हम नंबर लाइन तो नहीं, चलिए आज हम टाइम लाइन बनाते हैं, और जहां हमने जीरो पर रखा था बीच में, उसमें नाउ रखते हैं। नाउ का अर्थ होता है प्रेजेंट, वर्तमान। ये अभी का पल है, और अभी के बाद जो भी समय आने वाला है, इसके दाहिनी तरफ देखें, ये सब का सब फ्यूचर है, यानी भविष्य है, अभी आया नहीं है, आने वाला है। और अभी के पहले जो सारा समय था दोस्तों, वह सब अतीत है, पास्ट है। तो हम अतीत में होने वाली किसी गतिविधि की चर्चा करेंगे। चलिए, अतीत में कहीं यहां मान लीजिए कल जॉन ने अपनी, या रवि ने अपनी चाबी गुम कर दी। ओके, चलिए सेंटेंस हम लिखते हैं, रवि हैज लॉस्ट द की। और रवि, जस्ट लेट मी रिमूव हैज, मैं हैज को उसको हटा कर लिखूं तो एक्सप्लेन करने में और सहायता मिलेगी। रवि लॉस्ट द की। ध्यान से देखिए सेंटेंस को, रवि ने अपनी चाबी खो दी। ओके, अभी क्या हाल है? अभी क्या हाल है? क्या रवि के पास चाबी है? वर्तमान की बात करें, रवि ने कल चाबी खोया, अर्थात पास्ट में चाबी खोया। अभी क्या हाल है? क्या रवि के पास चाबी आ गई है?
नहीं, जब हम ये बात कह रहे हैं कि रवि ने अपनी चाबी खो दी, इसका मतलब है रवि के पास चाबी नहीं है। इट मीन्स ये घटना हुई तो पास्ट में, कल हुई, यस्टरडे, इसको मैं लिख देता हूं यस्टरडे, लेकिन अभी भी रवि के पास चाबी नहीं है। मतलब उसका जो इफेक्ट है कल की उस घटना को, वो कब तक कंटिन्यू कर रहा है? टिल नाउ, टिल नाउ, यानी अभी तक रवि के पास चाबी नहीं है। ध्यान से देखें इस नंबर को, रवि लॉस्ट द की, रवि ने चाबी खो दी। इट मीन्स अभी भी रवि के पास चाबी नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम हैज या हैव जोड़ के बनाते हैं, और इसका लिखने का सही तरीका होगा रवि हैज लॉस्ट द की। हम बात पास्ट की ही कर रहे हैं, लेकिन हम पास्ट की उन गतिविधियों की चर्चा कर रहे हैं जिनका असर अभी भी है, वर्तमान में है। रवि हैज लॉस्ट द की, रवि ने अपनी चाबी गुम कर दी है। मतलब रवि को अभी भी चाबी मिली नहीं है, उसके पास चाबी अभी भी नहीं है। इस एक्शन का इफेक्ट अभी तक है। चलिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं। मेरी हैज टोल्ड मी द होल स्टोरी, मेरी हैज टोल्ड मी द होल स्टोरी, मेरी ने मुझे पूरी कहानी सुना दी है। वी हैव बॉट अ हाउस, वी हैव बॉट अ हाउस। अब इन सारे एग्जाम्पल्स को गौर से देखिए। जब मैं कहता हूं मेरी हैज टोल्ड मी द होल स्टोरी, मेरी ने मुझे पूरी कहानी बता दी है, इट मीन्स अभी, टिल नाउ, अभी तक मुझे ये कहानी याद है, पता है, मालूम है, इट इज इन माई माइंड। ठीक वैसे ही वी हैव बॉट अ हाउस, हमने एक घर खरीदा है, इसका मतलब वो घर अभी भी मेरे पास है ना। हम क्या कहेंगे? आई नो द स्टोरी, ये स्टोरी, ये जो कहानी है मुझे अभी भी ज्ञात है। दूसरे एग्जाम्पल वी हैव बॉट अ हाउस, जब हम बोलते हैं इसका मतलब होता है द हाउस is still ours, the house is still ours, अभी वर्तमान में भी ये घर हमारा है, हमारे पास है। जब हम ये बोलते हैं we have bought a house, तो इसका मतलब सिर्फ ये दिखाना नहीं होता कि हमने अतीत में कुछ किया, बल्कि ये दिखाना हमारा मकसद होता है कि अतीत में तो हमने किया, लेकिन अभी उसका इफेक्ट बाकी है। मीन्स घर अभी भी हमारे पास है। मेरी ने जो कहानी मुझे बताई वो अभी भी मुझे पता है। रवि हैज लॉस्ट द की, रवि ने अपनी चाबी गुम कर दी है। इसका इफेक्ट क्या है? ही डज नॉट हैव द की, उसके पास अभी भी चाबी नहीं है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट की इन एक्टिविटीज का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो टिल नाउ, अभी तक कायम है, वर्तमान में कायम है, टिल नाउ। तो उन तमाम पास्ट एक्शंस के बारे में जब हम बातें करते हैं, वो चाहे 10 सेकेंड पहले हुए हों, चाहे 10,000 साल पहले ही क्यों ना हुए हों, लेकिन अगर वो किसी तरीके से हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड हैं या प्रेजेंट में उनका इफेक्ट कायम है, तो हम उनको सब्जेक्ट प्लस V2 में नहीं लिखेंगे। उनके लिए हम सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब के तीसरे फॉर्म V3 का स्ट्रक्चर प्रयोग में लाएंगे। आप पहले एग्जाम्पल को देखिए, रवि इज द सब्जेक्ट, उसके बाद हमने हैज जोड़ा है, फिर हमने लूज वर्ब के थर्ड फॉर्म लॉस्ट का यूज किया है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, मेरी सब्जेक्ट, उसके बाद हमने हैज जोड़ा, फिर हमने टेल वर्ब के तीसरे फॉर्म टोल्ड का यूज किया। तीसरे सेंटेंस में वी हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने हैव का यूज किया, और उसके बाद हमने बाय वर्ब के तीसरे फॉर्म बॉट का यूज किया। क्यों? ये सभी तो पास्ट गतिविधियां हैं। हमने आपको कहा था जब भी हम पास्ट की बातें करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ V2 का यूज करते हैं, लेकिन उन पास्ट गतिविधियों के बारे में जब बातें करना हो जिनका रिलेशन, जिनका संबंध अभी वर्तमान से है, जिनका असर वर्तमान में कायम है, तो हम हैज प्लस या हैव प्लस V3 का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं कहता हूं आई हैव ईटन या टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है, इसका मतलब होता है कि अभी भी मुझे भूख नहीं है। इट मीन्स जो नाश्ता मैंने पास्ट में किया
स्टिल इट इज देयर, अभी मुझे भूख नहीं लगी है, उसका असर अभी भी है। तो इस तरह के तमाम सेंटेंसेस को हम सब्जेक्ट प्लस हैज हैव या V3 यूज करके बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 यूज नहीं करते दोस्तों। दूसरा जो कंडीशन है, अब मैं आपको उन कंडीशंस की बात करता हूं उन जिसमें हम पास्ट गतिविधियों के बारे में बात करते समय सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस V3 यूज करते हैं। दूसरी चीज आपको पता ही होगा, जब हमारा सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, है ना, प्लूरल नाउन्स हो, तो हम क्या यूज करते हैं, इनके साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव यूज करते हैं। और जब हमारे सब्जेक्ट्स ही, शी, इट और तमाम सिंगुलर नाउन्स हो, सिंगुलर्स हो, तो इनके साथ हम हैज यूज करते हैं, इसको प्लीज याद रखें। और उसके बाद जो भी हमारी मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट कि हम हैज हैव प्लस V3 क्यों यूज करते हैं और हम इसको क्या नाम देते हैं, हम इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं दोस्तों। दो वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट एक्टिविटीज, हालांकि हम पास्ट एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। परफेक्ट इसलिए ये एक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे हमने कहा रवि हैज लॉस्ट द की, गुम हो गई, खत्म हो गई, और मेरी हैज टोल्ड मी द स्टोरी, उसने कहानी कहना मुझे खत्म कर लिया, ये कहानी कहने का काम पूरा हो गया। वी हैव बॉट अ हाउस, घर खरीदने का भी काम पूरा हो गया। तो ये सब परफेक्ट एक्शंस है, कंप्लीट एक्शंस है, कंप्लीटेड वंस। और चूंकि इनका रेलेवेंस, इनका संबंध प्रेजेंट से है, ये प्रेजेंट में भी इनका इफेक्ट है, इसलिए हम इनको प्रेजेंट, तो मिलाकर के इनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो पास्ट के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हैज हैव प्लस V3 उन पास्ट एक्शंस के बारे में जो प्रेजेंट में, जो वर्तमान में रेलेवेंट है। अब चलिए हम कुछ सिचुएशंस की बात करें, उन सिचुएशंस की बात करें जिनमें हम पास्ट एक्टिविटीज के बारे में बातें करते समय हैज हैव प्लस V3 स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो जो हम पहली सिचुएशन आपको बताएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, व्हेन टाइम इन द पास्ट is not given or is not important, यानी जब अतीत की उन गतिविधियों के बारे में बातें कर रहे होते हैं जो कब हुई अतीत में, यानी जो टाइम था उनका होने का पास्ट में, वो दी गई नहीं हो या फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो कि उन्हें हम देना उचित समझें, तब हम हैज हैव प्लस V3 स्ट्रक्चर यूज करते हैं। आप ध्यान से देखें, रवि हैज लॉस्ट द की। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। I have completed the homework. I have completed the homework. अब ध्यान से देखिए, मैं ये बताना जरूरी नहीं समझ रहा कि पास्ट में कब, 10 minutes ago और yesterday और last week, कब हमने, या in the last afternoon, कब हमने खत्म किया, ये बताना हम जरूरी नहीं समझ रहे, उसका इंपॉर्टेंस नहीं है या फिर नहीं दिया गया है, तो हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और उसके बाद हम वर्ब कंप्लीट के तीसरे फॉर्म कंप्लीटेड का यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो पहली सिचुएशन, व्हेन टाइम इन द पास्ट इज नॉट गिवन और इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो इस परिस्थिति में हम इसको यूज करते हैं। जब भी, अगर, जो ये नोट में आपको लिख दूं कि अगर इफ द टाइम इन द पास्ट इज गिवन, टाइम इन द पास्ट इज गिवन, अगर पास्ट में समय बताया गया हो, वी कैनॉट यूज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 स्ट्रक्चर, वी कैनॉट यूज इट, हम इसका यूज नहीं कर सकते। ओके, जैसे हम ये नहीं लिख सकते कि आई हैव seen him yesterday, I have seen him yesterday, मैंने उसे कल देखा या देखा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ओके, अगर yesterday दिया गया हो तो ये स्ट्रक्चर गलत हो गया। अगर टाइम इन द पास्ट मेंशन हो तो हम इस स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 का यूज नहीं कर सकते। फिर हमें कहना चाहिए I saw him yesterday, क्या कहना चाहिए, I saw him yesterday। ये कौन सा स्ट्रक्चर है,
ये जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था सब्जेक्ट प्लस V2 का स्ट्रक्चर है, ये सही स्ट्रक्चर है इसके लिए, और ये सब्जेक्ट प्लस V2 का स्ट्रक्चर है वो यूज करना चाहिए। कब? अगर टाइम दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल यू मेट मी लास्ट वीक, अगर लास्ट वीक दिया हुआ हो तो यू हैव मेट मी हम कभी नहीं कह सकते। ही हैज कंप्लीटेड द टास्क येस्टरडे हम नहीं बोल सकते, बस सीधे बोलना पड़ेगा ही हैज कंप्लीटेड द टास्क। लेकिन अगर टाइम बताना इंपॉर्टेंट हो या टाइम मेंशन्ड हो पास्ट में, तो हम किसी भी सूरत में हम हैज है प्लस V3 यूज नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट प्लस V2 स्ट्रक्चर का ही यूज करेंगे। तो दोस्तों ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले सिचुएशन की हम बात करते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यानी उन पास्ट गतिविधियों की चर्चा करते समय जिनका संबंध हमारे प्रेजेंट से भी हो, अभी से हो, तो कैसे? जैसे दूसरा जो सिचुएशन है, while यूजिंग फॉर और सिंस, जब हम फॉर और सिंस का यूज करते हैं तो हमें हैज हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है पास्ट एक्शंस के बारे में बातें करने के लिए। फॉर का यूज हम कब करते हैं? टू टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, यानी काम कितनी देर के लिए हुआ ये बताने के लिए, कितनी अवधि के लिए हुआ ये बताने के लिए हमें फॉर का यूज करना पड़ता है। ये फॉर क्या होता है? ये दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 AM पे कोई काम करना शुरू किया और 7 AM पे उसको खत्म किया, तो 5 AM और 7 AM हमारे दो पॉइंट्स हैं, और इन दो पॉइंट्स के बीच जो अंतराल है, गैप है 2 आवर्स का, 2 घंटे का, उसको हम पीरियड कहेंगे। क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे। और ये जो दोनों बिंदु हैं जहां से काम शुरू होता है, जहां काम खत्म होता है, इनको पॉइंट्स कहते हैं दोस्तों। तो इनको पॉइंट्स कहते हैं। तो जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो हम सिंस यूज करेंगे, जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो सिंस यूज करेंगे। लेकिन जब दो पॉइंट्स के बीच जो समय का गैप है, जो अंतराल है, उसके बारे में बात करेंगे तो हम फॉर यूज करते हैं दोस्तों। फॉर पीरियड के लिए और सिंस पॉइंट के लिए। पॉइंट मतलब समय का वो निश्चित बिंदु जहां से कोई काम शुरू होता है, और समय का वो भी निश्चित बिंदु जहां काम खत्म होता है, दोनों पॉइंट्स कहे जाएंगे। तो हम स्पेशली ये बताने के लिए कि किस बिंदु से काम शुरू हुआ, सिंस यूज करेंगे, और उसके साथ हैज हैव प्लस वर्ब के तीसरे फॉर्म का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और ये बताने के लिए कि काम कितने समय के लिए हुआ, उसका ड्यूरेशन कितना था, ये बताने के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे आई हैव read the book for 3 hours. Okay. He has watched TV for 30 minutes. 30 मिनट्स। आप इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। हम फॉर का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम ये बता रहे हैं ये एक्शन जो पास्ट में हुआ, एक किसी पॉइंट से शुरू हुआ, कहीं पे खत्म हुआ, तो वो कितनी देर चला। हम 3 आवर्स लिख रहे हैं। आई हैव रेड द बुक फॉर 3 आवर्स। हमने यहाँ फॉर का यूज किया और ड्यूरेशन बताया कि किताब को पढ़ने का काम मैंने कितनी देर किया। दूसरे में देखिए, मैंने टीवी कितनी देर देखा, 30 मिनट्स, 30 मिनट। ये भी एक ड्यूरेशन है, एक निश्चित समय से शुरू होके एक निश्चित पॉइंट तक, निश्चित पॉइंट से निश्चित पॉइंट तक। तो दोनों के लिए हमने फॉर का यूज किया। तो दोस्तों, जब हमें ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन की बात करनी हो तो हमें फॉर यूज करना चाहिए, और उसके साथ हम सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और उसके बाद वर्ब के तीसरे रूप का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब दोस्तों, हम ये दिखाएंगे कि हम कैसे जब किसी पॉइंट का जिक्र करते हैं पास्ट में एक्टिविटीज के लिए कि ये एक्टिविटी उतने बजे या उतने समय पे शुरू हुई, उतने पॉइंट पे शुरू हुई, तो हम सिंस का यूज करते हैं। आप एग्जाम्पल देखें, he has worked here
worked here since 2005. Another example, I have lived here since 2012. आप दोनों सेंटेंसेस को गौर से देखें, ये एक्टिविटीज पास्ट से होती रही हैं, पास्ट से, लेकिन हम ये कब से 2005 से शुरू हुई और ये 2012 से शुरू हुई। तो जब हम फॉर और सिंस का यूज करते हैं, फॉर ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन बताने के लिए और सिंस अप टिल नाउ उसका क्या स्टेट है, यानी अभी तक, इस समय तक उसका क्या स्टेट है ये बताने के लिए, तो हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। जब हम सिंस यूज करते हैं तो पता चलता है कि उस समय से लेके अब तक उस गतिविधि का स्टेट क्या है, दशा क्या है, अवस्था क्या है। He has worked here since 2005, यानी उस समय से लेके अब तक हम यहाँ रह रहे हैं, ये स्टेट बता रहा है, काम कर रहे हैं, ये वो काम कर रहा है ये बता रहा है। और दूसरे में हम 2012 से अभी तक यहाँ रह रहे हैं, स्टिल वी आर इन दैट कंडीशन, ये दिखा रहा है ये। तो दूसरा सिचुएशन की जब हम फॉर और सिंस यूज करते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ वर्ब के तीसरे रूप का यूज करते हैं। अब चलिए हम तीसरे सिचुएशन की बात करेंगे कि हम इस प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर को पास्ट की एक्टिविटीज के बारे में बात करने के लिए किस सिचुएशन में यूज करते हैं दोस्तों। तो जो तीसरा सिचुएशन है, ध्यान से देखेंगे, जस्ट, और वी कैन राइट लाइक दिस, with just, yet, ever, already, etc. इन वर्ड्स के साथ we use subject plus has or have plus V3 स्ट्रक्चर। अब देखिए मैं सेंटेंस फ्रेम कर रहा हूं, इससे आपके इनके यूजेस पता चलेंगे। He has come, और वी कैन से ही हैज ऑलरेडी कम, वह आ चुका है, यानी उसका आने का काम तो खत्म हो गया है लेकिन हमने ऑलरेडी यूज किया, तो इसके साथ हमने सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 का स्ट्रक्चर यूज किया। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही हैजंट फिनिश्ड द टास्क येट, ही हैजंट फिनिश्ड द टास्क येट, यानी उसने अपना काम अभी तक खत्म नहीं किया है। हमने येट यूज किया, तो हमने चूंकि नेगेटिव, येट का यूज जनरली हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए हमने स्ट्रक्चर यूज किया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने हैज यूज किया, उसका नेगेटिव फॉर्म हैजंट, और फिर हमने वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज किया। ओके, हैव यू एवर बीन टू न्यूयॉर्क, Have you ever been to New York? क्या तुम कभी न्यूयॉर्क घूमे हो, गए हो? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम कभी, इसके पहले कभी भी न्यूयॉर्क गए हो या घूमे हो, तो हमने एवर यूज किया उसके लिए। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इसलिए जो हमारा हैज या हैव जो स्ट्रक्चर, जो हैज या हैव जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले चला गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, ये स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है, ये स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है, और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देने पे उसके बाद मेन वर्ब यूज करना, ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही पास्ट गतिविधि की चर्चा करने के लिए ही हमने जब एवर यूज किया, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज किया, उसका क्वेश्चन फॉर्म यूज किया, कि मोस्टली एवर का यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं उन पास्ट गतिविधियों के बारे में। तो ध्यान से देखिए हमने सबसे पहले हैज हैव यूज किया, प्लस हमने उसके बाद सब्जेक्ट यूज किया, और उसके बाद हमने जो बी वर्ब था इज एम आर, उस बी वर्ब के तीसरे फॉर्म बिन का यूज किया। तो इस तरह से हम जस्ट, येट, एवर, ऑलरेडी के साथ स्पेशली ब्रिटिश इंग्लिश में या यूके इंग्लिश में हम यूज करते हैं जस्ट, येट, ऑलरेडी, नेवर, इनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। एक छोटा सा अपवाद आपको बताना चाहेंगे, एक्सेप्शन हम आपको बताना चाहेंगे कि यूएस इंग्लिश, जो अमेरिकन इंग्लिश है, वो थोड़ा इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल किस सेंस में
कि हम जस्ट, येट, ऑलरेडी, एवर का यूज हम पास्ट सिंपल के साथ भी कर सकते हैं। ये मैं लिख दूं आपको नोट के रूप में कि इन अमेरिकन इंग्लिश विच इज अ बिट इनफॉर्मल, वी कैन यूज जस्ट, एवर, ऑलरेडी, yet, etc. in simple past tense. In simple past tense. Simple past tense से मेरा मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दूसरे रूप के स्ट्रक्चर से, सब्जेक्ट प्लस V2. फॉर एग्जाम्पल he didn't come yet. We can say in American English he didn't come yet. लेकिन हम चूंकि इंडिया में बेसिकली ज्यादा हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो हम इसका यूज नहीं करते, हम कहते हैं he hasn't come yet. बट इन अमेरिका में इट इज क्वाइट कॉमन टू से, बहुत आम है ये कहना he didn't come yet. वैसे ही he already finished the task. Already finished the task. Finished the task. उसने काम पूरा पहले ही कर लिया. तो हम देखिए हमने सब्जेक्ट प्लस V2 का जो स्ट्रक्चर है, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, उसके साथ भी अमेरिकन इंग्लिश में ऑलरेडी का यूज किया. तो दोस्तों ये दिस इज एन एक्सेप्शन बट वी हैव टू कीप इट इन माइंड ऑल्सो कि हम जस्ट, एवर, ऑलरेडी, येट इन वर्ड्स के साथ, इन वर्ड्स का यूज सिंपल पास्ट में भी कर सकते हैं व्हेन we are using American English. But UK English में इनका यूज हम has, have plus V3 अर्थात present perfect के साथ करते हैं. और भी कुछ छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे यूजेस हो सकते हैं जो हम आपको बता दें present perfect tense के बारे में. स्पेशली जब हम कुछ phrases या कुछ words यूज करते हैं तो हम present perfect structure का यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, जैसे today, this day. ओके अगर इस तरह के जो हम वर्ड्स यूज करें, फ्रेजेस यूज करें तो वी यूज हैज, हैव प्लस V3 स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल ही हैज कम टुडे ओनली. दूसरा आई हैव remembered this day. मैंने आज के दिन को याद रखा है. तो देखिए हमने सब्जेक्ट के साथ हमने हैज और हैव यूज किया, उसके बाद हमने कम वर्ब का तीसरे रूप का, रिमेंबर्ड वर्ब के तीसरे रूप का यूज किया, टुडे, दिस डे वगैरह जब हम फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, एवर या नेवर का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली इसमें आप एवर या नेवर को भी जोड़ सकते हैं. तो इन सब के साथ हम कोशिश करते हैं कि हम सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें. तो दोस्तों हम बात तो पास्ट की ही कर रहे हैं, लेकिन पास्ट के स्पेशली उन एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं जिनका रिलेवेंस प्रेजेंट में है या जिनका कोई भी संबंध प्रेजेंट से है या जिनका इफेक्ट अभी भी कायम है. और हमने फिर आपको बताया कि हम फॉर और सिंस का भी यूज करते हैं. तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन बताने के लिए, सिंस का यूज करते हैं स्टेट, ओके, टिल नाउ अभी तक जो दशा है उसको बताने के लिए. और फिर हम जो हमने आपको बताया कि जस्ट, येट, ऑलरेडी, इस तरह की चीजों के साथ हम हैज, हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर यूज करते हैं. तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं बट विद डिफरेंट वे, दैट वी कॉल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में कुछ और हम रोचक बातें पास्ट एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे और हम फिर आपको कई और चीजें बताते चलेंगे. वीडियो को ध्यान से देखिए. और फिर मैं लास्ट में एक अपील करना चाहूंगा कि जब भी मेरे क्लासेस के वीडियो देखें तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेंसिल या कलम लेके जरूर बैठें, स्ट्रक्चर्स को या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और फिर स्ट्रक्चर्स पे सेंटेंस फ्रेमिंग की प्रैक्टिस करें. इससे आपको अंग्रेजी सीखने में तेजी आएगी और सहायता मिलेगी आपको. तो इंतजार करिए अगले वीडियो का. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और फिर मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद. थैंक यू वेरी मच.